ओके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। डिस्कस करेंगे आज ईवीएस पर, है ना। ईवीएस सब्जेक्ट यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन से सारे लेके चलूँगा, आपके जो यूपी टेट में आए हुए हैं और सी टेट में आए हुए हैं, एमपी टेट, यूके टेट, छत्तीसगढ़, डी ट्रिपल एस बी, मतलब कि सभी, ठीक है। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, सारे कुछ। तो पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण के अनुसार हम लोग पूरा ये कोर्स करेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू यानी कि समझ लीजिए, मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चनों को ये एक नाम दिया है मैंने, एमसीक्यू यानी कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चनों को हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ से और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चंस दिया हो और उसके चारों खंड हों, उनमें से किसी का एक का तो आंसर सही होता है, लेकिन चारों का आंसर कैसे क्या है, तीन अलग अलग का मैं आंसर भी उनका भी बताऊंगा कि अगर ये आ सकता है तो ये संभव है आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बेनिफिट टाइप का है, तो देखना ना भूलें और प्लीज़ स्किप मत करना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एक बार, ठीक है। तो देखिए, हम जो लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यूपी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन गाइस, ठीक है। यूपी टेट में आया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 में, अभी पिछली जो 2019 में यूपी टेट हुआ था ना, 2020 के पहले, क्योंकि 2020 में जनवरी में हुआ था आई थिंक, उसके बाद 2019 में हुआ था। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, मैं थोड़ा अंडरलाइन भी करता चला जाऊंगा इसको, टच नहीं हो रहा था फैन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण, आपको ये ध्यान रखना है, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, ठीक है। घास प्रदेश नहीं है यानी कि कौन सा नहीं है, इनमें से सारे शीतोष्ण प्रदेश हैं लेकिन एक नहीं होगा, ठीक है। तो वो कौन सा नहीं है, आप लोग गैस करके बताना और कमेंट में भी बताना, मैं यहाँ पर तो बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कंपास, राइट, कंपास नहीं है। बकाया जो डाउन्स है आपका, और आपका पंपास हो गया, और ये प्रेरीज हो गया, ये सारे क्या हैं आपके, शीतोष्ण घास प्रदेश हैं, ठीक है। शीतोष्ण घास प्रदेश हैं, यानी कि इन्हें दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, राइट। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, कभी कभी कटिबंधीय भी लिख के आ जाता है इनके बीच में, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जो बताया है मैंने कंपास, ये कंपास क्या है, कंपास किससे संबंधित है, तो कंपास आप लोग सुन लेना, कंपास है आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल से, किससे है, उष्ण से, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल से। और कंपास के अलावा दो और होते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, कंपास के अलावा दो और होते हैं, वो कौन सा होता है, एक होता है आपका सवाना, ठीक है, और दूसरा आपका होता है लानोस, कौन सा होता है आपका, लानोस, राइट। तो तीन होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल में, और बकाया जो दिए गए हैं ये होते हैं आपकी शीतोष्ण में, ठीक है। शीतोष्ण में और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप लोग इतना याद करना, जब भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार दोस्त जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और शेयर भी कर देना सारे दोस्तों को, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, तो थोड़ा दुख होता है। हम लोग इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना के देते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वैसे नहीं कि फालतू मैंने क्वेश्चन को उठा के रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो पेपर में आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन ईवीएस के, आई थिंक पूरे क्वेश्चन को मैं करूँगा। और जो आपका जो पहला लेक्चर जो आ रहा है अभी ईवीएस का, ये चैप्टर 1 है,
और इस चैप्टर का नाम है, आप लोग नोट डाउन करके रख लेना, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारे कुछ आपको करवा दूंगा। और चैप्टर का नाम आप लोग लिख लेना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल आपको मालूम होना चाहिए पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं गाइस? ये पुराना वाला आ गया लिख के, कहाँ पे पाए जाते हैं आप? ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, और अब ये भी देख लेते हैं कि जो पुराने वाले हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पूर्वी घाट दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया गया आपका? हिमाचल और विंध्याचल। तो ये अलग से हैं भारत के घास मैदान। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग देख लेना। और यहाँ पे तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दे जरूर। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में नहीं है? ठीक है, तो कौन सा तंत्र नहीं है? तीसरा नहीं है, संबंध में सही है, सॉरी मैं गलत पढ़ गया हूँ, सही है, सही। अब जैसे कि उत्पादक है, अपघटक है और उपभोक्ता है, उसके बाद में दिया गया है कि अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक है, उसके बाद में ये खुल के आ गया, उसके बाद में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो तीसरा आपका सही है ऑप्शन इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि जब उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है तो यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं का कम होती है संख्या के कारण। तो उत्पादक पहले आएगा, फिर आएगा उसका उपभोक्ता और लास्ट में आएगा आपका अपघटक। राइट, तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का कौन सा नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? गैस करके बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, नहीं है, बकाया जो हैं वो जैविक घटक हैं सारे। प्रोटीन भी जैविक घटक है, मृदा भी है, फास्फोरस भी है। राइट, काफ़ी सारे हैं। और अजैविक घटक में आप लोग समझ लो कि देखो ये तो मैंने कवक तो दिखा ही दिया है आपको, लेकिन और भी होते हैं। अजैविक का मतलब समझ लो पहले तो, और जैविक का मतलब। ठीक है, तो जैविक का मतलब समझते हैं कि देखो कवक जो है, जो मैंने लगाया था ना, ये नहीं में आ रहा, तो कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये जैविक घटक है। और जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर पर अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि कोई भी अगर जीव जंतु मर जाता है तो उसके ऊपर आप देखते होंगे फंगस टाइप का उग जाती है। ठीक है, फंगस होती है, या फिर आप रोटियों में भी देखते हैं ऊपर फंगस होती है, तो वही होते हैं कवक। ठीक है, और आगे देखिए, ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। कैसे, कौन से निर्जीव पदार्थ होते हैं जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे कि मृदा हो गया आपका, हवा हो गया, जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं आपका? ये तो दिया गया है प्रोटीन। ठीक है, और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। आप लोग नोट करते जाना, जितना भी मैं पॉइंट लिखवाता चलूँ, बोलता चलूँ, तो आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बनिक पदार्थ हैं, सॉरी, कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से आते हैं? एक तो प्रोटीन आता है आपका, एक आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और तथा अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन होता है आपका, एक दिया गया है इसमें फास्फोरस, और एक होता है आपका सल्फर। ठीक है, तो वो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ, और ये सारे कैसे होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। ठीक है,
तो ये तो अजैविक घटक है। प्रोटीन भी आपका अजैविक घटक है, मृदा भी आपका अजैविक घटक है, फास्फोरस भी है। ठीक है, फास्फोरस के अलावा हवा भी देखो, हवा क्या है, अजैविक घटक है। हवा के अलावा आपका जल भी है। ठीक है, अजैविक घटक है। यानी कि ये निर्जीव पदार्थ है ना, निर्जीव पदार्थ हैं, इनमें कोई जीवन नहीं है, तब भी ये क्या करते हैं, जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। राइट। और ये क्या है, जैविक घटक होता है। कवक जो है वो जैविक घटक है। ठीक है, जैविक घटक है, इसके अंदर जीवन होता है। राइट। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अरे हट जा, अरे देखो कर्सर क्या है, मानता नहीं है, अपनी चलाता रहता है। आज तो कुछ अलग ही अंदाज में है, तो आप लोग भी अलग अंदाज में आके थोड़ा कर दीजिए भाई लाइक वीडियो को। ठीक है, तो देखो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की घास, ओह क्या है, मैं गलत पढ़ देता हूँ हर बार। खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, सबसे पहले ऑप्शन बता दीजिए आप लोग, फिर मैं उसका डिटेल भी बता दूंगा। तो ऑप्शन इसका है बी। और आपको ये कमेंट में करना है टाइप, ये नहीं कि मैं बताता चलूँ जाऊँ और आप लोग महाभारत सी रामायण सी पढ़ के चले जाएं। भाई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है ये, आप लोग कमेंट भी करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए शाकाहारी आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन क्या था, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता क्या है, सबसे उच्च स्तर पर, उच्च यानी कि सबसे उच्च स्तर पर। सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले क्या आता है, निम्न स्तर पर क्या आता है आपका, निम्न स्तर पर जो आता है आपका उत्पादक के रूप में आपका घास आता है। मैं कहाँ लिख दूँ इसमें, अरे भाई कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका घास। ठीक है, और घास के बाद में, घास को कौन लोग खाते हैं, अभी टिड्डा आया था। ठीक है, लॉकडाउन में आपने देखा होगा टिड्डे ही टिड्डा कितने सारे आ गए थे, तो टिड्डा खाता है। और टिड्डे को कौन खाते हैं, मेढक खाते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कह देना कि टिड्डा हमने तो मुर्गियों को खिलाया, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, कोई वो नहीं है वैसा मैटर। ठीक है, मेढक को कौन खाता है, सर्प खाते हैं। सर्प जानते होंगे, सर्प सांप को बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं कैसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर्प के बाद सर्प को कौन खाता है, गिद्ध खाता है। ठीक है, और गिद्ध कैसा है प्राणी, गिद्ध कैसा है, मांसाहारी तो है ना। तो सबसे उच्च उपभोक्ता, उच्च स्तर वाले, ठीक है, उपभोक्ता यानी कि जो ग्रहण करते रहते हैं दूसरे को मार के, ठीक है, उसे ही तो उपभोक्ता कहेंगे। तो लास्ट में क्या आता है, हमेशा याद रखना है आपको, लास्ट में हमेशा मांसाहारी ही आता है। राइट, क्योंकि देखो पहले नंबर पे घास रहेगी, दूसरे नंबर पे आपका अधिकतर में शाकाहारी रहेगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं यहाँ पर क्या हिरन भी बना देता, कुछ भी बना देता, तो भाई घास तो देखो मांसाहारी तो खा नहीं सकता है। ठीक है, अब ये ना कह देना कि महाराणा प्रताप ने घास खाई थी, ठीक है, वो नहीं कहना। ठीक है, तो वो भी शाकाहारी में आ जाएंगे भाई, सर्वाहारी होता है, मनुष्य तो सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी नहीं दिखाना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं। घास के बाद हम लोग मान के चलिए हिरन रख सकते हैं, लेकिन तीसरी जगह पर, तीसरे पॉइंट पर हमारा जो द्वितीय उपभोक्ता होगा ना, देखो पहला तो उत्पादक होता है। ठीक है, ये उपभोक्ता नहीं होता है, घास क्या है, उत्पादक होता है आपका, उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो टिड्डा है, टिड्डा तो इसे खा रहा है, तो वो क्या होगा, उपभोक्ता हुआ, उपभोक्ता हुआ, और वो क्या हुआ, पहले नंबर पे आया है ना। तो प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता में क्या आएगा आपका, मांसाहारी आ जाता है, और तृतीय में भी मांसाहारी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको नोट करा देता हूँ इसमें, इस क्वेश्चन में एक डाउट था। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक डाउट था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, उसने इस इस वाले प्रश्न के उत्तर को कौन सा माना है, सी माना है। ठीक है, सी माना है इसमें। अब पता नहीं भाई सी क्यों माना है, इसमें समझ में ही नहीं आता सी क्यों माना है, जीवाणु किस तरीके से हो सकता है, तो
ठीक है, लेकिन आप लोग मांसाहारी याद करके रखना। जीवाणु ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई जब मांसाहारी मर जाता है तो उसे कौन खाते हैं, जीवाणु ही तो खाते हैं लास्ट में, ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने ऐसा ही माना होगा कि जब मांसाहारी मरेगा ना, शेर तो जिंदा तो रह नहीं सकता है, अमर तो है नहीं, है ना। आप लोग सोच लो कि भाई कोई भी अमर हो, तो अमर तो कोई है भी नहीं, है ना, मरना तो है ही। जो मरेगा ना तो उसे कौन खाएगा, जंगल में, जंगल में तो जलाए तो जा नहीं सकता है ना, तो उसका यूज कैसे होगा, उसे जीवाणु वगैरह खाएंगे। तो भाई इसमें जीवाणु भी हो सकता है, मे बी, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है तो ठीक है, जहाँ पे अगर जीवाणु मिले तो हम लोग क्या करेंगे, अब जीवाणु भी टिक लगा देंगे। ठीक है, अगर लास्ट वाला पूछे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सबसे बड़ा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है ना, तो इसमें सूर्य प्रकाश होगा, राइट, सूर्य प्रकाश रहेगा, क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी होती है, प्रकाश की जो एनर्जी होती है, उसी के सहारे सारे पेड़ पौधे चलते रहते हैं, जीवन चक्र इसी की वजह से चलता रहता है, राइट। तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का अंतिम रूप है, लास्ट। और ये डीएनए आरएनए वगैरह हैं, ये तो ये है कि अपने शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है, एवरी प्राणी के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर होते हैं, तो ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन क्या है कि अगर डीएनए आरएनए हैं और उसके बाद में अगर आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपकी इस बॉडी जो होगी वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, क्योंकि विटामिन डी भी नहीं मिलेगा आपको, और जब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत तो रहेगी ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यूपी टेट किसी न किसी में आया हुआ है, यूपी टेट सारे कुछ हैं, 1 से लेके 5 तक, जितने भी मैं बताया हूँ अभी तक 1 से लेके 5 तक सारे कुछ आए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना फटाफट से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी कौन से होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं। तो गाइस आपको बताना है, अभी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसी को लेकर, पिछली वीडियो में नहीं, सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमें, अब जैसे कि क्या बोल दिया शाकाहारी, तो भैया शाकाहारी क्या है, भेड़ बकरी हुआ, टिड्डा टिड्डी हुई, ये किस पर था, ये कौन सा उपभोक्ता है ना, क्या क्या उत्पादक है, उत्पादक क्या होता है, ये उत्पादक होता है घास, ठीक है, जो भाई किसी को खा ना सके, किसी के यूज आ जाए खा के, ठीक है, घास को कोई भी खा सकता है लेकिन घास थोड़ी ना किसी को खाएगी, है ना, तो प्राथमिक उत्पादक तो नहीं हो सकता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता पे आ सकता है शाकाहारी, क्योंकि घास को क्या खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता ही तो खाते हैं ना। टिड्डा जो पहले नंबर पे आया वो उसे क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, उत्पादक नहीं बोलेंगे, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता में मैंने बताया था आपको, मांसाहारी आ जाते हैं, ठीक है, मांसाहारी शुरू हो जाते हैं। मांसाहारी बोल दो या इन्हें बोल दो सर्वाहारी, ठीक है, तो आ जाते हैं ये, तो द्वितीय उपभोक्ता नहीं होगा। और अपघटनकर्ता भी नहीं हो सकता है, राइट, ठीक है। और अपघटनकर्ता के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, अपघटनकर्ता होते क्या हैं। बेसिकली जो आपको अभी बताया था ना 5वें ही क्वेश्चन में, आप लोग देख लेना, जीवाणु और क्या बोलते हैं कवक या कुछ भी, ठीक है, और अपघटनकर्ता वो होते हैं, आप लोग एक बार सुन लेना, लिख लेना कहीं पे, अपघटनकर्ता कौन होते हैं, सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो, ठीक है, सड़े गले पदार्थों या कोई भी जानवर मर गया हो, सड़ रहा हो, मरा हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन बैठता है, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु लग जाते हैं उसके शरीर को, उसके ऊपर फंगस उग जाती है, या कह लें मृत्युपजीवी जो होते हैं, मृत्युजीवी जो वस्तु, सॉरी क्या वस्तु बोल दी मैंने, जो जानवर होते हैं जैसे कि गिद्ध वगैरह थे, ठीक है, कौए चील वगैरह जो होते हैं वो लास्ट में आते हैं
अपघटन करता मैं, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में ही किसी ना किसी को खाएंगे, उन्हें थोड़ी ना कोई खाएगा, है ना। तुम कौआ थोड़ी ना खा सकते हो। अब वो मत कह देना सर कौआ बिरयानी खाई थी उस वाले फिल्म में, कौन सी फिल्म थी वो, अरे भूल गया मैं, रन मूवी में, ठीक है। तो वो नहीं कहना कौआ बिरयानी कोई वो नहीं है, ठीक है। लास्ट में कौओं को तुम खाओगे नहीं, वो तो एक कॉमेडी मूवी है, तो कॉमेडी तो भाई बनाना पड़ता है, मूवी तो सिर्फ मसाले के लिए होती है। तो देखते हैं आप अगला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, राइट। तो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आपका वीडियो चल रहा है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। तो भाई इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत, और वो भी किसका, भू परिस्थितिकीय तंत्र में, यानी कि अगर जो भूमि पर रह रहा है उसकी इन्वायरमेंट को जो एनर्जी दे रहा है वो कौन दे रहा है, भाई किससे मिल रही है हमें एनर्जी, सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है ना, पृथ्वी से तो मिलती नहीं है, चंद्रमा से लेते होंगे कोई भाई, रात में जगते होंगे ना वो चैटिंग वाले या पबजी वाले, तो वो चंद्रमा से लेते होंगे शायद, नहीं लेते हैं ना, दिन में ही लेते होंगे सारे, बचपन में खूब एनर्जी ली है सूर्य से, क्योंकि भाई धूल धूल में खेले हैं ना, तो हड्डियाँ मजबूत की हैं उसी में, तो सूर्य से ही मिलती है आपको। सूर्य कहीं भी ऊर्जा मिल जाए तो उस पर सूर्य में लगाना है आपको, ठीक है, राइट। चलिए अगला देखते हैं, शुक्र वगैरह तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, 8वां। उसके बाद में 9वां देखते हैं, अरे ये क्या खुल गया, 9वां देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। एक जीव क्या कह रहा है, लाभ ले रहा है एक जीव, और जो दूसरा जीव है सहवासी जीव को प्रभावित किए, ठीक है, बगैर बगैर इसको बताए, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। इसका आंसर होगा सहभोजी, सहभोजी, ठीक है। अब ये भी समझ लीजिए सहभोजी क्या है, सहभागिता, ठीक है, सारे कुछ बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखो सहभोजी क्या है, दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को इस संबंध से लाभ होता है तथा दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है, अर्थात गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है, ठीक है, कवच में क्या है, केकड़ा रहता है, और कवच की ऊपरी समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार सार्क जो होती है ना मछली, सार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, पेट्रोमाइजोन भी एक छोटी सी मछली होती है जो सार्क से चिपकी रहती है, और हेलो से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। समुद्री वर्निकल यानी कि जो क्या कह लें, फंगस वगैरह होते हैं, समुद्री फंगस, उससे भी चिपके रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी दूसरे जीव को कोई भी दूसरे जीव को एक छोटा सा जीव नुकसान नहीं पहुंचाता, और उसका भी काम चलता रहता है, अपना लाभ लेगा और दूसरे को कोई भी प्रभावित नहीं करेगा, वो होते हैं हमारे सहभोजी, ठीक है। मृत्योपजीवी आपको बता दिया गया है, परजीवी भी जानते होंगे, परजीवी नहीं जानते हो तो परजीवी आप लोग जान लीजिए कि जो नुकसान ही पहुंचाते हैं एक तरीके से, ठीक है, नुकसान ही पहुंचाते हैं परजीवी। परजीवी वैसे भी एलियंस को बोलते हैं परजीवी, है ना, तो एलियंस आते हैं भाई नुकसान तो पहुंचा ही देंगे, अभी तो आए नहीं हैं फिलहाल, लेकिन आएंगे तो जब भी नुकसान ही करेंगे, ठीक है। और परजीवी वो होते हैं जो जानवरों के ऊपर जू वगैरह रेंगते हैं, आप लोग देखते होंगे, या कोई भी छोटे छोटे परजीवी कह ले, या मच्छर वगैरह ऐसे होते हैं ना, काट लेते हैं शरीर के ऊपर बैठ कर, तो वही होते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। तो 10वां क्वेश्चन हमारा है, जब मोर सांप को खाता है, क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन में, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तल क्या है, पोषक तल तल बताना है आपको, ठीक है, पोषक तल में। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मोर खा रहा है, उपभोक्ता में लगाना है हमें टिक, ठीक है। अंतिम अपघटक, अपघटक भी नहीं। प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, आपको ऐसा शीर्ष होगा मिलेगा किताबों में, आप लोग जब बुक्स पढ़ेंगे तो नीचे होगा, यहाँ पर हरे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है,
और उसके ऊपर हरे पेड़ पौधों को कौन खा रहा होगा, कीड़ा वगैरह खा रहे होंगे, कीड़े, ठीक है। और उसके बाद कीड़े को कौन खाते हैं, सांप वगैरह खाते हैं, ठीक है। और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है, ठीक है। तो मोर क्या है, ऊपर है ना, सबसे उच्च स्तर पर है मोर, और निचले स्तर पर क्या है, निम्न स्तर पर क्या है, पेड़ पौधे वगैरह हैं हमारे, ठीक है, पौधे। तो सांप, सॉरी, मोर क्या होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर सही होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, हरे पेड़ पौधों पर, ठीक है, और वो शाकाहारी जंतु, तो वो कौन से उपभोक्ता हैं भाई, ये तो आपको बता दिया गया है, आप लोग जल्दी से कर लेना, नहीं तो भाई गुस्सा आ जाएगी मुझे कि आप लोगों ने मेहनत नहीं कर रही है वो। ये सारे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। और शाकाहारी जो आता है वो क्या होता है, प्राथमिक चरण वाला उपभोक्ता होता है, ठीक है। खाली उपभोक्ता नहीं हो सकता, इसमें तो नंबर ही नहीं दिया गया भाई, नंबर नहीं दिया गया, ठीक है। तृतीय चरण में तो भाई क्या आ जाते हैं, मांसाहारी भी आ जाते हैं, और द्वितीय चरण में भी आपके आधा मांसाहारी समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि द्वितीय में जो आता है ना, वो मेंढक वगैरह आ जाते हैं, या कह लें कि अगर घास है, वो घास को कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है, और हिरण को कौन खाएगा, शेर खाएगा, तो प्योर मांसाहारी हो गया वो तो, राइट। तो द्वितीय भी नहीं हो सकता है ना। तो जो प्रथम चरण उपभोक्ता हैं वही क्या हैं, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, निर्भर यानी कि हरे पेड़ पौधों को वो खाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से, और लाइक शेयर और कर देना, आप लोग करते नहीं हैं मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कर देना, अच्छा लगता है, थोड़ी मोटिवेशन आएगी, और भी क्वेश्चन गिरेंगे आपको बहुत जल्दी जल्दी। तो देखो 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, इकोसिस्टम गाइस, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, किसी स्थान का अजीविकीय घटक, ये भी नहीं हो सकता है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, ये हो सकता है क्या, अरे नहीं हो सकता ना। लास्ट ऑप्शन क्या है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, संतुलित, ठीक है, इकोसिस्टम, यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ का इकोसिस्टम हमें ऐसे बना के चलना है, क्योंकि हम लोग क्या है, एक जीव समुदाय हैं, क्या है, हम लोग जीव समुदाय हैं, और हमें क्या बना के चलना है, वहाँ का वातावरण सही बना के चलना है, और कैसा, संतुलित, ठीक है, वातावरण को हमें नुकसान नहीं पहुँचाना है, तभी तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, बकाया गलत है हमारे ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13वां क्वेश्चन हमारा है, किरी ओहो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो तत्वों का चक्रण किसमें कहलाता है आपका, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हमारा पहला ऑप्शन सही है, जैव भू रासायनिक चक्र, राइट। और जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में आप लोग थोड़ा सुन लेना, ठीक है, या नोट डाउन कर लेना कहीं पर भी। देखो सबसे पहले क्या है, जो जो सभी जीव है ना, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है इनको, ठीक है। तो और 4 तत्वों में बांटा गया, सॉरी 4 तत्वों में बांटा गया है, और कौन कौन से, एक तो कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। और जीवों में जो वातावरण होता है, वातावरण से जीवों में, और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते हैं। जीव मंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। तो आप लोग इतनी चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। और बकाया चीज़ ये क्या है, ये गलत है हमारे, ये तो गलत है, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, ये चीज़ गलत है आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस मेरी घुमा फिरा के हो सकती हैं गाइस, समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगले वीडियो में मैं प्रॉपर आपको नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जल्दी जल्दी में डेफिनेशंस उल्टी सीधी बता रखी हैं।
सही से एनालाइज नहीं कर पाया, जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। क्योंकि ईवीएस की शायद एक भी नहीं डली है, एक डली है शायद ईवीएस की, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। और एक तो वीडियो वैसा पड़ा है, आपको बोर्ड में पड़ा है, लेकिन ये वाला वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं कर रहा हूँ। वो भी रिकॉर्डेड हैं सारे, लेकिन ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन वाला है और ये आपका एमसीक्यू वाला है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यही वाले आएंगे, आपको घुमा फिरा के दिए जाएंगे। तो ये भी तैयार रखना, और आप लोग थ्योरी भी तैयार रखना। थ्योरी वगैरह आप पढ़ेंगे ना, तो थ्योरी आपकी क्लियर रहेगी, राइट। तो देखो 14वां क्वेश्चन है हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता प्रथम वाला, तो प्रथम वाला तो हम लोग जानते ही हैं यार, फटाफट से लगा देना है हमें। प्रथम वाला क्या है हमारा, शाकाहारी में आएगा। देखो मांसाहारी नहीं हो सकता, मांसाहारी तीसरे पे रहेगा या लास्ट, ठीक है। सर्वाहारी भी दूसरे नंबर पे नहीं हो सकता है ना। अब वो महाराणा प्रताप वाला एग्जाम्पल मत ले लेना भाई, बहुत दुख होगा हमें फिर, ठीक है। वो तो उनकी मजबूरी है, सारे मनुष्य थोड़ी ना खा सकते हैं घास, घास की रोटियां खाई थी वो तो, उनका क्या है, संघर्ष था ये, ठीक है। जिसने भी कहानी पढ़ी होगी उनके जीवन काल के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। मैंने तो पढ़ी है, मुझे तो पता है, आप लोग भी जाके पढ़ लेना। काफ़ी महान हमारे देश के क्रांतिकारी रहे हैं महाराणा प्रताप जी। तो शाकाहारी इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा वाला, 15वां लास्ट वाला। तो 15वां क्वेश्चन में क्या है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक, सर्वाधिक उत्पादक और क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये आपको बताना है। सर्वाधिक है आपका ऑप्शन ए में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये कहाँ पर हैं, आप लोग एक बात याद रखना, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है कहाँ पर हैं, सदाबहार वन भी कहते हैं इन्हें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये हैं हमारे ब्राज़ील में, ठीक है। और ब्राज़ील में क्या है, ब्राज़ील को आप लोग ये समझिए, ब्राज़ील को क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। फेफड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर अमेज़न नदी है, ठीक है, अमेज़न नदी, और वहीं पे क्या है, अमेज़न जंगल है, अमेज़न जंगल है, अमेज़न नदी है, अमेज़न नदी है, और वहीं पे क्या है, अमेज़न जंगल भी है। अमेज़न का जंगल है जिसमें पिछली बार अभी आग लग गई थी, मे बी शायद लॉकडाउन के टाइम पे लगी थी, है ना, लॉकडाउन से पहले, उसी टाइम पे सारी घटनाएं घटित हुई थी, बड़ा बुरा समय था, ठीक है। मैं तो फंस गया था वहाँ पे नौकरी में, घर पे भी नहीं आ पाया, तो ऐसा चक्कर है। तो अमेजन का जंगल के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर फेफड़े क्यों कहा जाता है, एक बात याद रखना आप लोग, यहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है पूरी ऑल वर्ल्ड के लिए 20% ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस करती है अमेजन जंगल। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। और सवाना के बारे में बता दिया, मरुस्थल के बारे में आप लोग जानते होंगे, टुंड्रा के बारे में आप लोग सुना होगा आपने, ठीक है। नहीं सुना तो अगले क्वेश्चन जो आएंगे ना टुंड्रा के ऊपर भी बना रखे हैं, तो ये भी मैं आपको दे सकता हूँ, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है गाइस, खाद्य जाल कहा जाता है। और भी कलर हो सकते हैं ना इसमें, तो नीला वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा इसका साइज क्या है, बड़ा कर देता हूँ। अरे इतना ही है, अरे ये तो ज़्यादा मोटा हो गया यार, गलती कर दी। ये चीज़ टेक्निकल चीज़ें हैं ना, तो कम चलानी आती हैं। हाँ अब सही है, अरे थोड़ी कम और कर देता मैं यार, अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत,
ठीक है, अब ठीक है। तो क्या बताया मैंने, खाद्य जाल है, ठीक है। और खाद्य जाल के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य किसके, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। और आगे आप लोग और सुनना, इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होते हैं। जो कारक होते हैं वो एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं, यहाँ वहाँ से जुड़े रहेंगे, लेकिन एक सीधी कड़ी में नहीं होंगे खाद्य जाल में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस प्रकार किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। वही किसान का मित्र तो आप सबको जानते हैं, क्योंकि हम लोग सभी क्या हैं, किसान के बच्चे हैं। किसान के बच्चे तो केंचुआ तो जानते ही होंगे ना। इसमें आप डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि चींटी के बारे में बता दो यार, नहीं, चींटी के बारे में, मक्खी के बारे में, तितली के बारे में आप लोग क्या करना है यार, इन सभी के बारे में जान के। ये आप जानते हैं केंचुआ के बारे में, ठीक है। केंचुआ क्या है, हमारे किसान भाइयों का मित्र है, ठीक है। जो ज़मीन को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है, या उर्वरक कह लें, ठीक है, अच्छा बनाता है फिलहाल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा, ये तो वही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, अगर ये भी नहीं आती है, आप लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण और ये भी नहीं आती है, तो क्या है फिर, पढ़ना बेकार। तो देखो, इसका ऑप्शन क्या है हमारा, ए ही सही है, पहला वाला, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ठीक है। तो एक बार और इसकी डेफिनेशन से लिख लेना पर्यावरण की, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना पर्यावरण की डेफिनेशंस। तो लिख लीजिए आप लोग, पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है, जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक, घटक कौन कौन से, यही वाले, ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक, प्रकृति में संतुलित रूप में रहते हैं। ये कैसे हैं, संतुलित रूप में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे संतुलन की बात हमेशा रहेगी पर्यावरण में, ठीक है। तो जो संतुलित रूप में रहेंगे वही तो हमारे एनवायरनमेंट को सही करेंगे ना, और जो असंतुलित हो गए वो कैसे सही कर पाएंगे। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और इसमें जो है, समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमें घेरती हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19वां। कृत्रिम वर्षा के लिए, 1 मिनट टाइम और देख लेता हूँ कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है आपकी। समय तो काफ़ी हो चुका है आपका, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो देखो, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन हैं, कौन कौन से हैं। कृत्रिम वर्षा तो आप जो लोग जानते होंगे ना। एक तो होती है प्राकृतिक वर्षा, ठीक है, जो अपने आप ही हो जाए, ठीक है, मौसम के अनुसार, वो होती है प्राकृतिक वर्षा। और एक कृत्रिम वर्षा होती है जो मनुष्यों के द्वारा की जाती है, जो मनुष्यों के द्वारा की जाती है वो क्या होती है, कृत्रिम वर्षा। और इसका ऑप्शन जो कौन सा सही है, सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। तो इसे क्या कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड में। और एक और होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी छिड़काव किया जाता है, जो हेलीकॉप्टर से करते हैं बादलों में कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब छिड़काव करेंगे तो वहाँ पे ऊपर ठंडक ज़्यादा बढ़ेगी, और जैसे ही ठंडक बढ़ेगी तो क्या होगा, जो बूंदें हैं ना, वो जब भाप बन के जाती हैं तो ठंडी हो जाएंगी जल्दी से, तो बारिश होने लगती है, ठीक है। और पेप्सी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, पेप्सी के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, जो हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है गैस, ठीक है। तो वो आंसर आप लोगों, अगर ऐसा आ जाए, पेप्सी के बारे में फ़िलहाल आएगा नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं लोग मजाक के तौर पे, तो आप लोग बता देना या फंसा लेना किसी को, ठीक है। ऐसे ज़बरदस्ती मत फंसाना कि बता दो यार। तो देखो, 20वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। तो 20-20 खेला है आज हम लोगों ने,
और कल भी हम लोग क्या करेंगे, 20-20 खेलेंगे। 20-20 करते हुए हम लोग 20-20 पार कर देंगे, ठीक है। लेकिन 20 नंबर नहीं लाने हैं इसमें, 30 लाने हैं, 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। 30 में से 30 पूरे करने हैं कवर हम लोगों को, ठीक है। और ऐसे ही होंगे, मज़े मज़े में कवर हो जाएंगे आपके। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक काम करता हूँ, आप लोग कमेंट में बताना, मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊँ या 30 क्वेश्चन लेके आऊँ। लंबा सेशन हो सकता है आपका, ठीक है, लेकिन 30 सही रहेगा मेरे हिसाब से तो, या 20 ही सही रहेगा, 20 सही रहेगा, ठीक है। 20-20 खेला करेंगे हम लोग रोज। तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, कौन है भाई पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? वायु है, तालाब है, जल है या मृदा है? ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? तालाब। अब तालाब ही क्यों होगा, इसमें एक चीज सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। तो तालाब क्या है, एक प्रकार का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है उसका, तालाब का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और तालाब में क्या होते हैं, जैव और अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की भी उपस्थिति होती है। तालाब के अंदर आप देखेंगे तो मछलियाँ वगैरह होती हैं, और घास जो होती है, जल वाली घास, वो भी होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग मृदा नहीं कह देना कि मृदा पर भी हम लोग रहते हैं, जानवर और क्या बोलते हैं, पौधे भी लगे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पारिस्थितिकी वाला वो पूछा है इसने, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़, आप लोगों को क्या करना है, बस 3 काम करने हैं आपको। सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, उसके बाद में आपको शेयर करना है, और लास्ट में आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सभी को मोदी जी की कसम है, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तभी मज़ा आएगा अगले सेशन को लेने में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।